कचनार में राज रावण परते और रोहित कुमरे का मनाया जन्मदिन। हरदा जिले में दूरस्थ आदिवासी गांव कचनार में जैस पदाधिकारी राज रावण परते और रोहित कुमरे का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। ज्ञात हो कि प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज जल जंगल जमीन का आदिकाल से ही संरक्षण करते आ रहा है। इस अवसर पर हरदा जिले से पुलिस अधिकारियों सहित एसडीएम टिमरनी और तहसीलदार रहट गांव की साथ गर्भित उपस्थिति रही। जी सरकार, ये ग्राम पंचायत कचनार में जो है राज रावण परते और रोहित कुमरे के द्वारा वन संरक्षण को लेके और कहना चाहिए एक पेड़ प्रकृति के नाम पे जो नारा दिया गया था, और सेकंड चीज़ नशा मुक्ति के संबंध में इस कार्यक्रम के बारे में आप दो शब्द कुछ कह सकते हैं हमारे चैनल बिल्कुल या हमारे पीपल जी। आज ग्राम पंचायत कचनार में जो आयोजन करता राजेश पकौड़े जी परते जी उनकी पूरी टीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3 विषय उनके जो थे आज, एक नशे से दूरी है ज़रूरी, दूसरा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, तीसरा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान और उसकी शपथ। इन तीनों महत्वपूर्ण कार्यों को उन्होंने आज ग्रामीणों के बीच रखा। और जैसा उन्होंने बताया कि कचनार जो ग्राम पंचायत है वहाँ के बच्चे शासकीय सेवाओं में अधिकतर हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जागरूक हैं और शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, यहाँ शैक्षिक गतिविधियाँ अच्छी चल रही हैं। निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र के जो भी वनग्राम हैं वहाँ भी ऐसे ही जो है आपके जो समिति है उसके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से हम लोग भी नशे से दूरी के लिए प्रयास करेंगे कि बाकी गांव भी नशे मुक्त हों और लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, जिससे प्रकृति आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो। क्योंकि जिस तरीके से आपने कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हुई थी, उसका कारण सिर्फ यही था कि जो पेड़ हैं वो बड़ी मात्रा में प्रगति के नाम पे काटे गए हैं। तो अब हमें अपने प्रगति को बढ़ाना है तो पेड़ लगाना है। और तभी ये जो आप देख रहे हैं अल नीनो, जिसके कारण वर्षा कम हो रही पूरे देश में, उसका ही प्रभाव है कि प्रकृति को जो इस तरीके से दोहन किया गया है पूरे विश्व में, उसके ये दुष्परिणाम अल नीनो के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इतनी बरसात सावन के महीने में भी हमें झड़ी लगते हुए नहीं दिखती है। तो ये हमारे कचनार में जो कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। इसी तरीके से समस्त ग्रामों में वो नशा मुक्ति अभियान, वृक्षारोपण अभियान और अभी जो वर्तमान में 17 अगस्त तक तिरंगा झंडा का जो हर घर तिरंगा अभियान, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, ऐसे मैं कामना करता हूँ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हुए देशभक्ति की शपथ दिलाई गई। टिमरनी में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इस अवसर पर स्थानीय अनुविभागीय कार्यालय परिसर में एकत्रित होकर सभी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। इस दौरान एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई, उन्हें ज्ञात कराया कि आज के दिन भारत का जो विभाजन हुआ था, कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान की थी। देश के लिए विकट समय था। विभिन्न परिस्थिति से उठकर आज भारत विकसित हो रहा है। हमें उनकी कुर्बानी को याद करते हुए राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ देश हित में सदैव कार्य करना चाहिए। सभी लोगों ने शपथ ग्रहण की। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ, पटवारी संघ, नगर पालिका, महाविद्यालय, बालक उत्कृष्ट विद्यालय, खेल एवं युवा कल्याण विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी ने देश की एकता, अखंडता एवं भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प लिया। जन विश्वास अभियान के तहत विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री के आह्वान पर चलाए जा रहे जन विश्वास अभियान के तहत उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को शासकीय सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, विधायक अभिलाष पांडे, कलेक्टर, कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने बताया, जन विश्वास अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार को जनप्रतिनिधि और अधिकारी उन स्थानों का निरीक्षण करेंगे जिनका सीधा संबंध आम जनता से है। इसका उद्देश्य ये देखना है लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सही तरीके से मिल रहा है या नहीं। मंत्री राकेश सिंह ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर इलाज, साफ सफाई, अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक अभिलाष पांडे ने कहा, अभियान के तहत क्षेत्र के अलग अलग वार्डों और स्थानों पर जाकर जनता की समस्याओं को जाना जाएगा और उनके त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा। उत्तर मध्य विधानसभा के अंतर्गत जन विश्वास अभियान जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसमें माननीय मंत्री राकेश सिंह जी ने और कलेक्टर, कमिश्नर और सभी उच्च अधिकारी मिलकर हम सब लोग दिन भर आज उत्तर मध्य विधानसभा में रहने वाले हैं
जनता को सुविधा मिले, अलग अलग जोन पे, अलग अलग वार्डों में, अलग अलग स्थानों पर निरीक्षण और साथ में जनता के द्वारा कही हुई बातों का समाधान हो पाए, उस दिशा पर यह अभियान चल रहा है। मैं उत्तर मध्य विधानसभा की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर यह अभियान चल रहा है और सभी इससे लाभान्वित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की है, जन विश्वास। प्रत्येक शुक्रवार को सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाकर शासकीय उपक्रमों का, ऐसे उन सभी क्षेत्रों का जिनका जनता से सीधा वास्ता है, उनकी निगरानी करेंगे। योजनाओं का लाभ लोगों को ठीक से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चिकित्सा सुविधा ठीक से मिल रही है, नहीं मिल रही है। उसी क्रम में आज हमारा जो जबलपुर का एक पुराना हॉस्पिटल है, सेठ गोविंदास, जिसे विक्टोरिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, उसके निरीक्षण में आए हैं। साथ में विधायक अभिलाष पांडे जी भी हैं और जितना भी निरीक्षण करके देखा है, तो अभी तक जो मरीजों ने भी जानकारियां दी हैं, वो सारी अभी जिस तरह से चिकित्सा सुविधा उनको मिल रही है, उससे वे संतुष्ट हैं और साफ सफाई से लेकर बाकी सारी चीज़ें भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। कार्यक्रम में राहुल गांधी का आने का इसमें नर्सिंग फर्जीवाड़ा 2395 छात्रों को परीक्षा में मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामले में 2395 छात्रों को राहत मिली। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने को कहा है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने आदेश दिया। मामले की सुनवाई लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर हुई। नर्सिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि 4475 छात्र ट्रांसफर के लिए पात्र पाए गए थे। इनमें से 2813 छात्रों ने शिफ्टिंग के लिए पंजीकरण कराया था। 2619 छात्रों ने कॉलेज चुनने की प्रक्रिया पूरी की। इनमें 2395 छात्रों को दूसरे कॉलेज में भेजा जा चुका है। कोर्ट ने उपलब्ध जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी। ग्वालियर चंबल के कुछ नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों ने भी राहत मांगी थी। छात्रों ने 2021 की जांच को इसका आधार बताया था। उनका कहना था 10 सदस्यीय टीम ने कॉलेज को सही पाया था। इसी आधार पर उन्होंने परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी। सुनवाई में कॉलेज की फैकल्टी को लेकर गंभीर सवाल उठे। बताया गया पुरानी जांच में फैकल्टी डुप्लीकेसी नहीं देखी गई थी। आरोप है कई कॉलेजों ने डुप्लीकेट फैकल्टी दिखाई थी। सरकार और याचिकाकर्ता पक्ष ने भी इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया। कोर्ट ने सीबीआई जांच के बिना इन कॉलेजों को राहत नहीं दी। बेंच ने साफ किया, जांच के बाद सही मिले कॉलेज ही चलेंगे। ऐसे कॉलेजों को ही परीक्षा कराने का अधिकार होगा। नर्सिंग कॉलेज मामलों में जो माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है, उसमें मूल रूप से उन छात्रों को माननीय उच्च न्यायालय ने राहत दी है जो अनसुटेबल कॉलेजों में प्रवेशित थे और उनका ट्रांसफर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से सुटेबल कॉलेजों में किया जा चुका है। ऐसे छात्रों की संख्या लगभग 2300 के आसपास है जो अभी प्रवेश ले चुके हैं। इन सभी छात्रों के रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के आदेश माननीय कोर्ट ने दिए हैं और इसके साथ ही इनको आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ आवेदन ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए कॉलेजों के छात्रों की ओर से थे। उनके द्वारा मांग की गई थी कि चूंकि उनके कॉलेजों की जांच को, सीबीआई जांच को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश देकर रोक लगाई हुई है, अतः उन्हें अंतरिम रूप से परीक्षाओं में सम्मिलित किया जाए और उन्हें सुटेबल मान्य किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन को अस्वीकार करते हुए ये उन्हें स्वतंत्रता दी है कि चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े हुए मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी लंबित है और तो सभी याचिकाकर्तागण या आवेदनकर्तागण वहां पर आवेदन प्रस्तुत कर राहत के लिए वहां आवेदन प्रस्तुत कर कोई भी मांग अपनी रख सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आगामी निर्देश अनुसार ही उनके प्रकरणों में कार्रवाई की जा सकती है। ये पूरे प्रकरण 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के बैच से संबंधित हैं। अनसुटेबल कॉलेज जो अब बचे हुए हैं और ग्वालियर चंबल संभाग जो बचे हुए हैं, इनमें टोटल अध्ययनरत छात्रों की संख्या 50 से 60 हजार के आसपास है। अभी कितनों को राहत मिली? अभी जो बच्चे ट्रांसफर हो चुके थे जीएनएम पाठ्यक्रम के, उनकी संख्या 2300 कुछ है, उनको राहत मिली है। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, बड़े आंदोलन की चेतावनी। कांग्रेस के सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियां संविधान, लोकतंत्र और सर्वधर्म संभाव की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करेगी। घनघोरिया ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से बीजेपी की मानसिकता उजागर हुई है। उन्होंने आरोप लगाया
बीजेपी और उससे जुड़ी मनुवादी सोच वाली ताकतों को दलित नेतृत्व पसंद नहीं है। कांग्रेस ने खड़गे के अपमान को दलित समाज का अपमान बताया। उन्होंने कहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान और मौलिक अधिकार दिए हैं। इसके बावजूद बीजेपी सरकार पर संविधान की भावना को कमजोर करने के आरोप लगाए गए हैं। लखन घनघोरिया ने चेतावनी दी, यदि बीजेपी अपनी कथित संविधान विरोधी गतिविधियों से बाज नहीं आई तो उसके खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज कांग्रेस परिवार पिछले दिनों की एक शर्मनाक जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो हल्द्वानी में घटना घटित हुई, रामलीला मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता आदरणीय खड़गे जी जब अपनी सभा को संबोधित करके गए, एक राष्ट्रीय दल और उस राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दल ने देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता, देश की आज़ादी से लेकर इस देश के रचनात्मक विकास तक अपनी कुर्बानी दी है। और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना एक मान सम्मान है। वो ताकतें जो कभी मनुवाद की बात करती रही, उनको ये दलित चेहरा पसंद नहीं आया। खड़गे जी का एक दलित नेता के साथ उनने जो अपमानजनक कृत्य किया है, हम कांग्रेस का परिवार के लोग इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं कि हमारा संविधान, हमारे संविधान में वो तमाम बातें हैं जो हमारे मौलिक अधिकार से लेकर आत्मसम्मान की रक्षा करती हैं। हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव पर आधारित संविधान है, जिसमें जात पात से लेकर वर्ग भेद का कोई स्थान ना हो। और ऐसा संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया, और उसको तार तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक तरफ नड्डा सदन में मानते हैं कि गलत हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक चेहरा सामने आया, ये अभी से नहीं है। मनुवाद इसकी सोच शुरू से चली आ रही है, दलितों के प्रति और विशेषकर महिलाओं के प्रति उनकी जो कुंठित मानसिकता है, जो विकृत सोच है, वो आज सामने परिलक्षित हुई है। इस प्रकार से ये इनकी सोचें हमेशा रही आती हैं, धीरे धीरे किसी न किसी बहाने से ये करते हैं। लेकिन पिछले दिनों की घटना ने देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि ये फासिस्टवादी ताकतें, ये मनुवादी ताकतें सर उठाएंगी तो हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान कहाँ रह जाएगा। हम सब इस घटना की भर्त्सना करते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आई तो वर्ग भेद की तरफ हम नहीं बढ़ते, लेकिन देश की एकता, अखंडता, सार्वभौमिकता के लिए, देश की सद्भावना के लिए कांग्रेस हर स्तर पे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। चाहे बड़ा से बड़ा आंदोलन हमको करना पड़े तो हम करेंगे। इन पाखंडियों से अपने देश के इस वातावरण को मुक्त कराएंगे। बेसहारा महिला का गरीब नवाज कमेटी ने कराया अंतिम संस्कार। इंसानियत और सामाजिक सौहार्द की मिसाल सामने आई है। विक्टोरिया अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई जयश्री का अंतिम संस्कार गरीब नवाज कमेटी द्वारा तिलवारा घाट पर पूरे सम्मान के साथ कराया गया। कमेटी के सदस्य सैयद इनायत अली ने बताया, जयश्री और उनके भाई अनिल वर्मा पिछले 4 से 5 वर्षों से जबलपुर में रहकर होटलों में काम कर रहे थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण दोनों रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में रात गुजारते थे। तबीयत बिगड़ने पर अनिल ने जयश्री को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बहन की मौत के बाद आर्थिक तंगी के चलते अनिल अंतिम संस्कार कराने में असमर्थ थे। अस्पताल की कैजुअलिटी से सूचना मिलने पर गरीब नवाज कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और परिवार की मदद की। इसके बाद अनिल के हाथों से ही तिलवारा घाट पर जयश्री का अंतिम संस्कार रीति रिवाज के अनुसार कराया गया। कहाँ मिली और क्या नाम है? कहाँ ये विक्टोरिया से भर्ती कराया रहा उन्होंने, जयश्री बनर्जी नाम है उनका, और उनके भाई का नाम है अनिल वर्मा। ये बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ पिछले 4-5 साल से जबलपुर में मतलब होटलों में काम करके यहाँ वहाँ सो जाते रहे, रेलवे स्टेशन या आसपास ऐसे मतलब अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। बीमारी के चलते हुए तबीयत ख़राब हुई महिला की, जिसे उसके भाई ने एडमिट कराया रहा विक्टोरिया अस्पताल में। आज उनकी मौत हो जाने पर वो बॉडी ले जाने में असमर्थ थे,
क्योंकि वो गरीब परिस्थिति के थे। कैजुअल्टी से सूचना आने के बाद गरीब नवाज कमेटी द्वारा अंतिम संस्कार तिलवारा घाट में भाई के हाथ से करवाया। गरीब नवाज कमेटी सैयद इनायत है। आयुष्मान योजना में कथित अनियमितताओं और निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विक्टोरिया अस्पताल पहुंचकर सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा और निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी सेंटर व एम्बुलेंस चालकों की मनमानी पर कार्रवाई की मांग की। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद कई निजी अस्पताल मरीजों से अतिरिक्त रकम वसूल रहे हैं। वहीं गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस चालकों और दलालों के जरिए निजी अस्पतालों में भेजे जाने और पैथोलॉजी सेंटरों में कमीशन खोरी के आरोप लगाए गए। पूर्व पार्षद शाबान मंसूरी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि गरीब मरीजों को सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलना चाहिए। दरअसल मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान गैलेक्सी हॉस्पिटल के खिलाफ आयुष्मान योजना में कथित घोटाले की शिकायत सामने आई थी। शिकायत के बाद शहर में मामले को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस का कहना है, सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि सभी निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और आयुष्मान योजना के तहत होने वाले इलाज की जांच होनी चाहिए। ज्ञापन लेने के बाद सीएमएचओ नवीन कोठारी ने बताया, मामले को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है। गैलेक्सी हॉस्पिटल से संबंधित शिकायत की जाँच के लिए जाँच दल गठित किया गया है। जाँच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले अस्पतालों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। युवक कांग्रेस द्वारा हम सभी लोगों ने यहाँ पे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को विक्टोरिया अस्पताल आकर एक ज्ञापन दिया है और उनको ये चेताया है कि शहर में क्या स्थिति चल रही है। आज जबलपुर शहर में पूरे प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा, पूरे प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों के द्वारा और प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों के द्वारा किस तरीके से एक आम आदमी को लूटा जा रहा है। आज सरकार, पूरे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, बीजेपी सरकार जिस बात का वोट ले रही है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान योजना से निःशुल्क किया जा रहा है, लेकिन अगर आज हम देखें तो हर अस्पताल में रोज 1-2 दिन में हमारे पास फोन आते हैं कि आज हमसे आयुष्मान कार्ड होने के बाद 50,000 ले लिया गया, कहीं पे 40,000 ले लिया गया, कहीं पे 20,000 ले लिया गया और हम लोग निरंतर जाके वहाँ पे उनके पैसे वापस करा रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों तक ये आवाज आ रही है तो क्या सीएमएचओ महोदय तक नहीं आ रही? क्या जिला चिकित्सा विभाग सो रहा है? इसके अलावा मेडिकल में सबसे बड़ा एम्बुलेंस माफिया सक्रिय है। जब भी कोई एक बड़ी कैजुअलिटी का मरीज गाँव देहात से आता है तो उनको डराया जाता है कि आपके मरीज की यहाँ पे मौत हो जाएगी, यहाँ बच नहीं पाएगा, आप प्राइवेट अस्पताल जाइए। और जब वो उनसे पूछते हैं कि कौन से अस्पताल, तो एम्बुलेंस वाले 25 से 30 हजार रुपए में बड़े छोटे प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को ले जाके छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद आके अपना 25 से 30 हजार रुपए ले लेते हैं। 30 हजार में मरीजों के मौत का सौदा किया जा रहा है। इसके अलावा पैथोलॉजी सेंटर, जिन डॉक्टरों को पैथोलॉजी रिपोर्ट देखने का अधिकार नहीं, वो डॉक्टर पैथोलॉजी की रिपोर्ट लिख रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट पैथोलॉजी में 50% का तय है। हम लोगों ने पूरी जानकारी ली कि कोई भी क्षेत्रीय डॉक्टर यदि पैथोलॉजी के लिए जांच लिखता है तो उसका 1,000 रुपए की जांच का 500 रुपए उस डॉक्टर को दिया जाता है जिस डॉक्टर ने जांच लिखा। तो क्या आम आदमी लुटने के लिए है? क्या कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, शहर के जनप्रतिनिधि? आज बड़ी बड़ी अस्पतालों में बड़े बड़े नेताओं के जब परिजन भर्ती होते हैं तो उनका इलाज माफ कर दिया जाता है। तो इलाज माफ होने के कारण भाई उन्होंने अपनी आंखें, उन्होंने अपने जवानों को बंद कर रखा है कि हमारे परिवार के लोगों का फ्री इलाज हो रहा है, जनता मर रही है, जनता लुट रही है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है कि इन सब बिंदुओं पे आप जांच करें। कुछ अस्पतालों की हमारे पास बिल्कुल पुष्टा जानकारी है, जिसके वीडियो है हमारे पास, ऑडियो है, वो भी हम जल्द सौंपेंगे। अगर नहीं होती इनके ऊपर कार्रवाई, जब तक शहर के 1-2 अस्पतालों को बंद करने की कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम आदमी लुटता रहेगा। आज सीएमएचओ महोदय ने हमें विश्वास दिलाया कि आगे कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो निरंतर आगे हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक इन लूटने वाले अस्पतालों पर कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती। सीएमओ साहब, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी से मिलकर आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सौरभ शर्मा जी, भाई विजय रजा जी एनएससीआई के अभी गति दिवस 26 जुलाई का मामला है। एक गैलेक्सी हॉस्पिटल जो दम्मू बल्दोबाग उखरी रोड वाले में एक ऑपरेशन करके कह के जाता है और 2 ऑपरेशन करके बाहर निकलते हैं और आयुष्मान कार्ड उसी रात को उनको निकाल लेते हैं। दूसरे दिन जब मरीज को लकवा लगता है, यानी कि 26 को ऑपरेशन हो रहा है, 27 तारीख को तुरंत वहाँ से मरीज को जब भर्ती रहता है तो वहाँ पर उसको लकवा लग जाता है आधे शरीर में। तो 27 तारीख को कहता है अस्पताल वाला कि आप लोग यहाँ चले जाइए और 20,000 रुपये, उन्होंने 18,000 रुपये वो अलग लिया था और ऊपर से कह रहे थे काउंटर में जो पैसा जाके हिसाब कर लो। जिसकी जानकारी जैसी मुझे लगी, रात को 9 बजे मैं भागता हुआ अस्पताल गया, उनसे बात करके सीएमओ से मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कोठारी साहब से बात करके उनसे बात कराई। फिर उन्होंने पैसा वापस किया हमें,
और ले आके उनको मरीज को दिया। उसके बाद उन लोगों ने उस मरीज को भर्ती नहीं किया, सीधा सीधा मौत के मैदान, जो कि बहुत सीरियस था। आपके पास वीडियो है, मैंने फोटो है, और ले आके फिर मैंने मेडिकल अधीक्षक अरविंद शर्मा जी से बात करी। उनको तत्काल सारी व्यवस्थाएं कराई। वहाँ पर जैसे मरीज एम्बुलेंस से गया तो वहाँ पर डॉक्टर की सारी टीमें वहाँ खड़ी थी और ले आके उनको वहाँ भर्ती कराया। और मालिक के करम से वो आज सही होकर तो चला गया। मामला तो आज हम रहे तो बचा लगे, लेकिन ये लगातार गैलेक्सी हॉस्पिटल लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कोरोना के दौरान भी मरो घरों का पैसा खाया। हफ्ता 10 दिन लोगों को कोरोना के नाम भर्ती किया रहा, पता लगा कि 4 दिन 5 दिन पहले मरीज मर गया है। ऐसे अनेकों शिकायतें हैं, पूरे शहर में किया जाता है। हम कहते हैं जांच करना है, जितने भी आयुष्मान कार्ड से अभी तक इलाज हुए हैं सबका मोबाइल नंबर पता उनके पास रहता है। उस पते पर मरीज से पता कर ले, बिगैर पैसा लिए किसी का आज तक इलाज नहीं करते। और बहुत भ्रष्टाचार है मेरे। आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है, इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो जरूरत पड़ने पर जबलपुर के जनहित की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, आम जनता की लड़ाई है जी, जबलपुर को बंद कराने का भी हम काम करेंगे। नाम पूर्व पार्षद सामान मंसूरी, जबलपुर। ऑडियो है ना भाई, बताइए। ये आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और उनके अध्यक्ष और सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में जो अनियमितताएं हैं, स्पेशली आयुष्मान योजना को लेकर, उसके बारे में एक ज्ञापन दिया है। ऐसी संज्ञान में पिछले कुछ दिनों में आ रहे हैं कि आयुष्मान कार्डधारी जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो पेमेंट दे रहे हैं, इन मरीजों का इलाज इस तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको माननीय कलेक्टर महोदय ने भी सीरियसली लिया हुआ है। और अभी जो गैलेक्सी हॉस्पिटल के बारे में इस तरीके की शिकायत थी, उसके बारे में भी माननीय कलेक्टर महोदय ने एक जांच दल गठित किया हुआ है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो जबलपुर की गरीब जनता है उसको आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क इलाज मिले। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चालू किया है उसका सबसे अच्छा इलाज हमारे जबलपुर में। सोनतलाई में मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर आयोजित। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को हरदा विकासखंड के ग्राम सोनतलाई में क्लस्टर स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हित लाभ प्रदान किए गए, साथ ही आमजन की समस्याओं का निराकरण किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेंद्र शाह, उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत, मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार, कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक शशांक, सीओ जिला पंचायत श्रीमती अंजलि जोसेफ, जोनाथन, वन मंडल अधिकारी सामान्य ज्योति मुड़िया, वन मंडल अधिकारी उत्पादन नरेंद्र पंडवा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। शिविर को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष श्री शाह ने कहा, आमजन के स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया है। सभी से अपेक्षा है वे अपनी समस्याएं प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष रखें और निराकरण करवाएं। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री गहलोत ने कहा, जिला प्रशासन के अधिकारी संवेदनशीलता के साथ अभियान में आमजनों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। इस अवसर पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने कहा, शिविर स्थल पर मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की वे सहकारी समिति में अपनी सदस्यता अवश्य लें ताकि उर्वरक सुगमता से मिल सके। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक शशांक ने आमजन से दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाने और कार में सीट बेल्ट अवश्य उपयोग करने की अपील की ताकि दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। खातेगांव में विशाल तिरंगा यात्रा का नगर परिषद द्वारा भव्य आयोजन किया गया। नगर परिषद खातेगांव के बैनर तले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत गुरुवार को खातेगांव में विशाल तिरंगा पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में 4000 से अधिक स्कूली बच्चे, सैकड़ों नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये स्थानीय डाक बंगला ग्राउंड से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ यात्रा प्रारंभ हुई। हाथों में तिरंगा लिए बच्चे, शिक्षक और नागरिक नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। पूरे मार्ग में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष गूंजते रहे। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र चौधरी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, भेष, परिवेश, पर सबका एक है गौरव, राष्ट्र ध्वज तिरंगा। तिरंगा हमारी आन बान और शान है। आज 4000 से अधिक बच्चों ने जिस अनुशासन और देशभक्ति का परिचय दिया है वह प्रेरणादायक है। हमें अपने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए मां भारती के गौरव को ऊंचा करना है। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजेंद्र पवार, तहसीलदार जितेंद्र सिंह तोमर, टीआई विजय लोधी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी निखिल चिंतामान, नगर परिषद अध्यक्ष सारिका चौधरी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश रावड़िया, कमल कासलीवाल आदि नागरिक बंधु उपस्थित रहे। प्रथम हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग सेंटर वाराणसी में F&D प्लस MOA कोर्स के बैच नंबर 75 का समापन हुआ। प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को सेंटर हेड श्री राम प्रवेश जी के मार्गदर्शन में NOC प्रदान किया गया।
बैच 75 के 30 विद्यार्थियों का सफलतापूर्वक प्लेसमेंट हुआ। विद्यार्थियों की उपलब्धि को उनके कौशल, मेहनत, प्रशिक्षण का परिणाम बताया गया। इससे विद्यार्थियों के साथ उनके परिवारों और प्रथम की पूरी टीम में खुशी का माहौल रहा। इस सफलता में रीजनल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर श्री जयराज पांडे जी के मार्गदर्शन तथा प्रथम टीम के सहयोगी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मेंटर टीम की सुश्री वंदना सिंह एवं श्री नागेंद्र कुमार, सीसी कोऑर्डिनेटर श्री अजय पटेल, टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल ट्रेनर्स अशोक कुमार यादव, राहुल लॉरेंस एवं सुश्री शिवांगी तिवारी सहित सहयोगी स्टाफ और गार्ड विष्णु ने विद्यार्थियों के प्रशिक्षण, अनुशासन, कौशल विकास एवं करियर की तैयारी में योगदान दिया। मेरा नाम साक्षी है, मैं चंदौली की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ वंदना के माध्यम से आई हूँ और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। 45 दिन आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। मुझे जॉब मुंबई में था और उसकी सैलरी 17,000 है। हाँ। कब से ज्वाइन कर रही है? तो 1 तारीख। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए यहाँ का विशेष क्या है? यहाँ का विशेष बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए बाहर जाना का मना है। मैम के साथ लड़कियाँ जाती है बाहर और मैम के साथ आती हैं। बिना मैम के साथ कोई नहीं जाता वहाँ। तो आप क्या यहाँ की ट्रेनिंग की कोशिश करें? हाँ। क्या कहेंगे और स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के लिए यही कहेंगे कि जो बेरोजगार लोग हैं इस समय वो वहाँ के 45 दिन का कोर्स करें और जॉब। तो मैं क्वेश्चन सेंटर वाराणसी। आज बच्चों की 45 दिन क्या कहना चाहेंगे और क्या प्रोसेस है? तो अभी जैसे कि आज एक हमारी बैच ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है, तो उन्होंने 45 डेज प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग किया और तो आज अलग अलग डिफेंस में अलग अलग प्रॉपर्टी में उनको आज जॉब की अपॉर्चुनिटी दी है। तो सभी का प्लेसमेंट हो चुका है और वो प्लेसमेंट में जाने की रेडी भी है। कितने बच्चों का प्लेसमेंट आपको? अभी इस बैच में 30 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट किया है और सभी का प्लेसमेंट किया है। तो क्या कहना चाहेंगे और हमें बच्चों के लिए जिनको जॉब की नीड्स है और जो ये प्लेटफॉर्म ऐसा उनको नहीं मिल पाता उन लोगों के लिए क्या करें? जैसे अभी वह जो ऐसे यूथ हैं जो एजुकेशन लेके उनको कोई जॉब छुट्टी नहीं मिल पा रही है, तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है कि वैसे यूथ के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो आप यहाँ पे आकर और अच्छा उनको एक अच्छा कौशल मिले और वो यहाँ पे आकर ट्रेनिंग दे सकते हैं और वो 100% प्लेसमेंट की। कोई वेबसाइट वगैरह है कैसे कॉन्टेक्ट किया जाता है? हाँ, हमारी वेबसाइट पे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में। और वाराणसी में हमारा बड़ा लालपुर चंदवारी में ये कानूनी में हमारा ट्रेनिंग सेंटर, तो इस एड्रेस पे है। सर अब नए बैच की टाइमिंग क्या होगी शुरू होने की? नया बैच कब से शुरू होगा? तो हमारी एक नई बैच स्टार्ट हो रही है। जैसे अभी एक बैच आज कंप्लीट हुई है, तो 1 सितंबर से एक बैच नया स्टार्ट हुआ है। ऑलरेडी हमारे पास 2 बैचेस सेक्टर पे ऑनगोइंग भी है और एक न्यू बैच वो भी इस तरह की यूथ है जिनको नया एक ट्रेनिंग करके नई जॉब की ये क्लास है, वो 1 सितंबर से हमारी नई बैच स्टार्ट हुई। सर जो आप लोग प्लेसमेंट कराते हैं उसमें सैलरी पैकेजेस क्या होते हैं, कितने से स्टार्ट होते हैं? तो जैसे हमारे यहाँ अभी जो इस बैच का जो प्लेसमेंट हुआ है, तो उनको फुल एकोमोडेशन पहले तो जहाँ भी उनको प्लेसमेंट देते हैं, जॉब देते हैं, फुल एकोमोडेशन प्रोवाइड रहती है और 10 से 12,000 रुपये की सैलरी उनको जो अलग अलग जगह पे अलग लोकेशन पे यहाँ पे जॉब किया है। परिचय बता दिया। मेरा नाम राम प्रवेश कुमार है और मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में वाराणसी में हॉस्पिटैलिटी सेंटर में एज ए सेंटर हेड काम कर रहा हूँ। प्रथम है क्या? प्रथम सर जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो है ये 1995 में स्टार्ट हुआ था मुंबई के धारावी से और बेसिक रूप से प्रथम ने जो है छोटे बच्चों पे एजुकेशन पे काम करना शुरू किया। फिर प्रथम को जो है हम ऐसा लगा कि हमें स्किल में भी काम करना चाहिए, जो 18 से 35 साल के युवा युवतियाँ हैं, तो स्किलिंग में हम लोगों ने 2005 से काम स्टार्ट किया और अभी हमारे जो है लगभग 197 के ऊपर अराउंड हमारे सेंटर हैं स्किलिंग की। कहाँ सेंटर है आपके? बनारस में सर अभी हमारा जो ये चांदमारी में हमारा सेंटर चल रहा है, हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम लोग
3 ट्रेड में ट्रेनिंग देते हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग और मल्टी फंक्शनल ऑफिस सर्विस। कितने बच्चे भी आपका? सर इस समय हमारे पास लगभग 70 स्टूडेंट एट ए टाइम सेंटर में ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद का जॉब जैसे वगैरह भी ये कुछ नहीं कराते हैं? यस सर, हमारा अगर बात करें हॉस्पिटैलिटी में सर हमारे 2000 से ऊपर कंपनियों के साथ, होटल के साथ टाई अप है, जिसके साथ हम लोग प्लेसमेंट करवाते हैं। ये वाराणसी में या वाराणसी के बाहर? वाराणसी में भी सर लगभग हमारे जो है कंपनियों के साथ, होटलों के साथ टाई अप है, और जो भी ताज है, फिर रेडिसन है, मदीन है, ऐसे बड़े 4 स्टार 5 स्टार। ये कितने दिन की ट्रेनिंग होती है और प्लेसमेंट कितनी? सर ये हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग होती है 45 डेज की ट्रेनिंग होती है। ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट 18 से 35 साल के युवा युवतियाँ हैं, जो बेरोजगार हैं, वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, ये सब चार्जेस वगैरह भी लगते हैं सर? चार्जेस सर ऐसा हमारे जो है ट्रेनिंग सेंटर पर कोई नहीं दिया जाता है। जो हमारे स्टूडेंट यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं उनको कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में 1000 रुपीज़ जो है फूड कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है उनको, जो 45 डेज तो ये ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहाँ जो खाना खाएंगे। क्या कहेंगे और अन्य बच्चों से जिनको रोजगार की जरूरत है? मैं सर यही कहना चाहूँगा, जो भी बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं, जिनको भी अगर नौकरी से जुड़ना है तो वो हमारे प्रथम हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग सेंटर में 45 डेज की ट्रेनिंग ले। उसके दौरान हम उनको यहाँ से 100% प्लेसमेंट देंगे और नौकरी से जोड़ने का काम करेंगे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गोविंद है, मैं दानगंज वाराणसी का रहने वाला हूँ। गोविंद कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? मुझे 45 डेज हो गया यहाँ ट्रेनिंग करते हुए। किसने बताया था आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी? मुझे सर मेरे दोस्त के माध्यम से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में पता चला और मैं यहाँ आया और मुझे घर जैसा माहौल मिला और घर जैसे माहौल में मैंने ट्रेनिंग की और मेरा 45 डेज आज कंप्लीट हो रहा है। और मुझे जी 45 दिन के बाद क्या जॉब प्लेसमेंट वगैरह भी यहाँ से हुई? जी जी जी। किस जगह जॉब लगी है? मेरी साकेत विला वाराणसी में जॉब लग चुकी है। क्या सैलरी है आप? सैलरी पैकेज है सर 17,000। जब आप यहाँ आए थे तो क्या चार्ज लगा था आपका यहाँ? नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सब फ्री है, सब फ्री ट्रेनिंग कराई जाती है। सर हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ। यहाँ का अकोमोडेशन कैसा लगा, माहौल कैसा? बहुत अच्छा माहौल रहा। टाइम मैनेजमेंट और बाकी सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए हम लोगों को सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई है। जो ट्रेनर है उनका स्वभाव कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा स्वभाव है सबका यहाँ पे, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और क्या कहना चाहेंगे अन्य स्टूडेंट जो जिनको रोजगार की तलाश है? जी जी, जो हमारे वाराणसी के छात्र हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ के अपना ट्रेनिंग लें और यहाँ से अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। बाराबंकी के देवा शरीफ में मुहर्रम के करीब 40वें दिन चहलुम का पर्व अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंद कार्यक्रम में शामिल हुए। देर रात तक मेले जैसा माहौल रहा। हलवा, पराठा, शीरमाल, कबाब, बिरयानी, मिट्टी के खिलौने, बर्तन समेत तमाम दुकानें सजी रहीं। जगह जगह लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक और शरबत का इंतजाम किया गया। मेले में करबला के शहीदों की याद में नात्य कलाम पेश किए, जिसे लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। वहीं देवा सदर सपा विधायक धर्मराज सुरेश सिंह, पूर्व देवा चेयरमैन साहिबे आलम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। समाज सेवी कासिम, ललन वारसी, नसीम, जब्बार, सोना सहित अन्य लोगों ने तबर्रुक वितरित किया। चहलुम को लेकर क्षेत्र में अकीदत और भाईचारे का माहौल बना रहा। सुरक्षा को लेकर देवा चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मुस्तैद रही। पूरे आयोजन पर निगरानी रखी। शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर ने देश के विभाजन की पीड़ा और उस दौर में विस्थापन और अपनों को खोने वाले परिवारों की त्रासदी को याद करते हुए विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा, 14 अगस्त का दिन जब भी याद आता है तो देश के बंटवारे का दर्द आज भी आंखों में आंसू और मन में पीड़ा भर देता है। इसी वेदना को व्यक्त करने के लिए भाजपा द्वारा मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें मंत्री राकेश सिंह के नेतृत्व में जबलपुर के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान विभाजन की विभीषिका को लेकर संगोष्ठी भी आयोजित की गई, जिसमें उन परिवारों के संघर्ष और पीड़ा को याद किया गया जिन्होंने देश के विभाजन का दंश झेला था। भाजपा नेताओं ने कहा कि मौन जुलूस केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विभाजन में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और उस दर्दनाक इतिहास को याद रखने का संकल्प है। 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका, ये जब हम याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
हम लोगों के आंखों में आंसू बहते, अंतर मन से हम लोग दुखी होते। क्यों? क्योंकि हमारा देश 2 टुकड़ों में बटा, हमारे देश को विभाजित किया गया। आज संपूर्ण भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विभाजन की विभीषिका को हम लोग मौन जुलूस के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। मौन का मतलब हम इस अपने दुख को व्यक्त करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इस विभाजन की विभीषिका में ऐसे वो परिवार जिन्होंने इस विभाजन की विभीषिका को सहा है, उनके परिवारों ने देखा है, दुनिया भर की जो आघात उनके परिवारों में हुआ है, उन परिवारों ने सहा है। मन बड़ा दुखी है, द्रवित भी है कि उस समय के जो लोग थे जिन्होंने हमारे देश को 2 टुकड़ों में बांटा है। मैं इस अवसर पर वास्तव में मन बड़ा दुखी है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौन जुलूस के माध्यम से विभाजन की विभीषिका को हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से मनाने वाले हैं और हमारा कुछ ही समय पश्चात यह मौन जुलूस हमारे सभी माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में जबलपुर के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग मौन जुलूस के रूप में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। यह कार्यक्रम हमारे जबलपुर संस्कार थाने में भारतीय जनता पार्टी महानगर के द्वारा किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा था कि जिसमें 1947 में देश का बंटवारा हुआ और भारत माँ को खंडित किया है। भारत माँ को खंडित करने वाले भी आपको पता है कि वो कौन लोग होंगे। एक बहुत ही मतलब हिंदुस्तान का 2 धड़ों में बांटना जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी गलती थी। और मैं ये कहूँ कि वो जो कहते हैं ना कि भाई भाई, एक भाई को उन्होंने पाकिस्तान दे दिया और एक भाई ने हिंदुस्तान दे दिया। आज हिंदुस्तान भी नहीं, पूरी दुनिया समझ रही है कि हिंदुस्तान को टुकड़े करने वाले कौन। और फिर उसके बाद में देखा है आपने नरसंहार जो हुआ हिंदुस्तान में, कि वहाँ से जब यहाँ से तो बाकायदा हमारे लोग जा रहे थे पाकिस्तान की ओर, लेकिन वहाँ पर ट्रेनों में भर के लाशें भेज रहे थे। इतना विभत्स कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या नौजवान, क्या महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और उनके टुकड़े किए गए। और इसी का नाम दिया गया है कि विभक्त बंटवारा। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में जो महिलाएं थी उनको कहा गया है कि तुम्हारे पति और तुम्हारा बेटा जा सकता है लेकिन तुम नहीं जा सकती। हमारी हिंदू बहनों का उनके अस्मिता से खेला गया। और जिस तरह से आप जानते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम था भाग, मलखा भाग, ये 1947 की विभत्स यातना झेला। दोनों माता पिता का जब कत्लेआम वहाँ पर किया जा रहा था और ये बच्चा जिसका नाम था मलखा सिंह, और उससे कहा बेटा तू भाग, और उसका नाम पड़ गया भाग मलखा भाग। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में उस लड़के ने जो अपनी कहानी बताई कि मैं माँ बापों से छूटकर जब भागा और मेरे माँ बापों को वहाँ मर्डर किया जा रहा था और ताऊ लोग के बेड़े में जाके मैं खड़ा हो गया था। तो ताऊ लोगों के सहारे से मैं दिल्ली तक आया। ये विभत्स यातनाएं एक की नहीं थी, लाखों लाख की भी थे। तो आज हम वो विभत्स यातना जो उन्होंने झेली है उसी का हम लोग यहाँ विरोध करेंगे और हिंदुस्तान के जो टुकड़े किए हैं उसका हम विरोध करेंगे। और वो जल्द समय आए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में कि जो हमारा हिस्सा टूटा है वो हिंदुस्तान से जुड़े। यही कामना से लेकर आज हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो विभत्स यातनाएं दी गई हैं तो आज हम इसको विभत्स दिवस मना रहे हैं। किशोरी बालिका सम्मेलन में अधिकारों और आत्मनिर्भरता पर हुआ संवाद। वाराणसी किशोरियों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन द्वारा शक्ति परी परियोजना के अंतर्गत शुक्रवार को अनाथ पिंड गेस्ट हाउस गेट नंबर 2 हॉस्पिटल गेट केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान मवैया सारनाथ में किशोरी बालिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में विभिन्न बस्तियों से बड़ी संख्या में किशोरियों, परियोजना कार्यकर्ताओं, अभिभावकों, सामुदायिक प्रतिनिधियों और
विभिन्न सरकारी विभागों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों को उनके अधिकारों, अवसरों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के साथ अपनी बात रखने और निर्णय लेने के लिए सशक्त मंच उपलब्ध कराना रहा। मेरा नाम डॉक्टर सुनीता चंद्रा, मैं रजिस्ट्रार हूँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन स्टडीज। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आज का कार्यक्रम मुझे बहुत सुंदर, इसकी जो रूपरेखा जिसने भी गढ़ी है और जिसने इसकी सोच पे एक कार्यक्रम रखा है कि हमें अपनी किशोर, हमारे जो यंग गर्ल्स हैं उनके जो अपने स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, उन स्ट्रगल्स को उन्होंने किस तरीके से ओवरकम किया है और उन स्ट्रगल्स को ही अपनी प्रेरणा बना के वो सरकार की विभिन्न स्कीमें हैं या बहुत सारी इनिशिएटिव हैं यंग गर्ल्स के लिए, उनका इस्तेमाल करते हुए वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ी हैं। ये है इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इससे बहुत प्रेरणा दूसरी हमारी जो बच्चियां हैं उनको मिलेगी अपने लाइफ में कुछ करने का, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं और लड़कियों के स्ट्रगल दूसरे लेवल के स्ट्रगल्स होते हैं और एक लड़की जब अपना स्ट्रगल शेयर करती है और उसने उसे ओवरकम करने के लिए किन चीज़ों का सहारा लिया और कैसे वो सक्सेसफुल हुई, इसको एड्रेस करता हुआ ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है, ये बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और जो हमारे अतिथि आए हैं वो सब अपने आप में आइकॉनिक लेडीज़ हैं, तो उनसे भी बच्चियों को इंस्पिरेशन मिलेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोली सिंह हूँ। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन जो संस्था है उसकी मैं कार्यक्रम निदेशिका हूँ। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित है? आज जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारे वाराणसी शहर के वरुणा किनारे की 20 स्लम की बच्चियां यहाँ आई हैं और वो सपनों की उड़ान किशोरी शक्ति सम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है। इस किशोरी शक्ति सम्मेलन में हर बस्ती से बच्चियां आकर करके अपनी अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर रही हैं और विशेष कर करके आज का जो उद्देश्य है वो ये है आभार, अभिनंदन और सपने। तो आभार वो हमारी सरकार को दे रही हैं जो कि सरकारी योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। अभिनंदन उन विदुषी महिलाओं का कर रही हैं जिनके जैसा वो बनना चाहती हैं और आगे जो उनकी चुनौतियां हैं, जो दुश्वारियां हैं, उसका भी एक वो पत्रक बना के लाई हैं कि उनकी बस्तियों में किस तरह की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। हालांकि हमारी सरकार बहुत अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन की हुई है और लेकिन वहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां करती है, तो उसके बारे में वो कहना चाहती हैं, अपनी बातों को रखना चाहती हैं, उन दुश्वारियों को कैसे खुशहालियों में बदलें। इस चीज़ को लेकर के भी आज का किशोरी शक्ति सम्मान आयोजन भी है। जो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे अपने क्षेत्रों में कुछ काम किए हैं उन्हें नवाजा भी जाएगा। और शंभुनाथ रिसर्च फाउंडेशन इनके लिए क्या कदम उठा रहा है? इन बच्चों के लिए हमारे 1500 बेटियां हैं जिनको हम लोगों ने एक बच्चियों को, ऐसे बच्चियों को चिन्हित किया है जो ज़रूरतमंद हैं। और हमारा अभियान भी है, जहां तक आप दर्शक श्रोताजन जानते हैं, चलो वहां जहां ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर जो योजनाएं हैं हमारी, हम सब लोग वहाँ जाते हैं ना जो सामने सामने दिखता है, लेकिन वो अंतिम गली के नाके तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम इन बच्चों के लिए जो मैपिंग और ट्रैकिंग, हम इनका मैपिंग करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं, इनको ज़रूरतें क्या हैं और उनको पूरा 1 से लेकर 3 वर्ष तक उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करें। उनको सपने सिर्फ नहीं दिखाते हैं, उनको अनुशासन भी दिखाते हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है उनको रास्ते देते हैं। सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको जो पहुंचने में जो बिचौलिए हैं उनको दूर करने में भी हम साथ दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारी सरकार चाह करके भी उनको योजनाएं नहीं दे पा रही है, उन्हें भी दिलवाने में हम मदद कर रहे हैं। सच पूछे, अगर थोड़े से शब्दों में अगर हम कहना चाहें कि हम वो कर रहे हैं जो सरकार चाह रही है और बहुत कुछ वो लागू कर दी है, लेकिन जेन्युइन लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है, उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और हम उन बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं जो कुछ सेक्सुअल अब्यूज़ की भी शिकार हैं, उनको चुप्पी तोड़ने में हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सी बच्चियां हमारी ऐसी हैं जो सेहत के कारण बिल्कुल जो मरणासन है, उनको धीरे धीरे इलाज भी कराते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि इन 1500 बच्चियों का जो लक्ष्य लेकर के मैं चली हूँ, हम 2027 अगस्त तक इनके सपनों को उड़ान देने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन कौन है? आज के कार्यक्रम
की मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरजा माधव जी थी, और उनके साथ साथ आपने देखा जो एक सशक्त मंच दिख रहा है, ये वो महिलाएं वहाँ पे हैं जिन्होंने अपने सपने को पाया है, और हमारी बेटियों को भी वो उड़ान के लिए रास्ते प्रशस्त करने वाली हैं। इनमें से ये जमुना जी हैं, डॉक्टर मंजू द्विवेदी जी हैं, और हमारे यहाँ तिब्बतीयन संस्थान की कुलपति महोदया थी, जिन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण से हमारे बच्चियों को प्रेरित किया है। इन तरह की बच्चियों के लिए क्या संदेश होगा जो आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं, उनके किस तरह आपसे पहुंच? आप देख रहे हैं उनकी खुशियों की जो मुस्कान है, उनको ये लग रहा है कि अब हमारे सपने हमसे दूर नहीं है। इससे यही संदेश है कि सपने जो उन्हें सपने लगते थे, उन्हें यथार्थ बोध दिख रहा है सामने, वो सपने नहीं है, अब वो यथार्थ दिख रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि संपूर्ण आर्ट रिसर्च फाउंडेशन इनके सपनों को पूरा कर रहा है। जी, कोशिश तो यही है कि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन, जो हमारा टैग लाइन है, फिर मैं कहना चाहूँगी, चलो वहाँ ज़रूरत है जहाँ, हमने कोरोना काल से शुरू किया था, उस अंतिम गली के कोने तक पहुँचे थे, चाहे वो फूड पैकेट हो, चाहे इलाज हो। आज भी हम उन बच्चियों तक पहुँच रहे हैं, किशोरियों तक पहुँच रहे हैं जिनकी आवाज़ बंद है, जिनके गार्जियन उनको निकलने नहीं देते थे, या कुछ मजबूरियाँ हैं, दुश्वारियाँ हैं, जिनकी वजह से उन्हें वो नहीं मिल रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। वाराणसी बैंक ऑफ बड़ौदा वाराणसी क्षेत्र की रोहनिया शाखा के नए परिसर का उद्घाटन शुक्रवार को महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख वाराणसी अंचल मिथिलेश कुमार तथा उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख वाराणसी क्षेत्र भारत भूषण ने किया। इस अवसर पर मिथिलेश कुमार ने कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा हमेशा ग्राहक सेवा एवं सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। रोहनिया क्षेत्र में बढ़ती बैंकिंग आवश्यकताओं को देखते हुए नए एवं विस्तारित परिसर की शुरुआत की गई है। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जनरल मैनेजर और जोनल हेड वाराणसी में। आज किस तरह का शुभारंभ? आज का शुभारंभ ये हुआ कि ये शाखा बहुत पुरानी बैंक ऑफ बड़ौदा की थी, वाराणसी क्षेत्र की। इसका रिनोवेशन बहुत ही अत्यंत आवश्यक था। तो जब मैं पहले विजिट किया था तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस ब्रांच का रिनोवेशन किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिले और उसका पूरा लाभ उन क्षेत्रवासियों को मिले। क्या कहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? क्षेत्रवासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो भी सर्विसेज है उसमें उत्तरोत्तर काफ़ी सुधार आ रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी सर्विस जो है दूसरे बैंकों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहे। और जहाँ तक बेसिक नीड की ज़रूरत है, वो चाहे बैठने की जगह हो, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, वॉशरूम की फैसिलिटी हो, पानी की फैसिलिटी हो, हम अपनी तरफ से पूरी देने की कोशिश करते हैं। और मैं ये और कहना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी शाखा हो तो सिर्फ शाखा की इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जाना जाता है, उसमें काम करने वाले हमारे समर्पित कर्मचारी हैं। तो मैं अपनी जोनल ऑफिस की तरफ से, जोन की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी पूरी फोकस कस्टमर सर्विस के ऊपर है। बड़वानी जिले के अंजार नगर के नक्षत्र गार्डन में शुक्रवार को युवा कांग्रेस राजपुर विधानसभा क्षेत्र द्वारा संवाद एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री व राजपुर विधायक बाला बच्चन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने सहभागिता की। दरअसल शाम 5 बजे तक आयोजित प्रशिक्षण के दौरान युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण के साथ सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग को लेकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष नानेश चौधरी, लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते सहित अन्य वक्ताओं ने युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर अनुशंसाओं पर चर्चा की। इसके साथ ही नवनियुक्त मंडलम अध्यक्षों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए संगठन को मजबूत बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, आगामी गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम में विधायक बाला बच्चन सहित अन्य सम्मानित अतिथियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार साथियों से संवाद एवं चर्चा की। वहीं सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए सामूहिक स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई। युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण एवं संवाद कार्यक्रमों से कार्यकर्ताओं को नई दिशा और संगठन को मजबूती मिलती है। बड़वानी जिले के ग्राम तलुन पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाटू श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर श्याम बाबा के दर्शन किए और संतों से आशीर्वाद दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े सुझाव लिखित रूप में मुख्यमंत्री को सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा वे जमीनी हकीकत जानने और योजनाओं के क्रियान्वयन को समझने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। वहीं बड़वानी की खेती किसानी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को फलों, कृषि उत्पादों के बेहतर दाम दिलाने के लिए जिले में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा का उद्देश्य गांव गली मोहल्ले की समस्याओं का समाधान करना है। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गौतम टटवाल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, विधायक श्याम बरड़े सहित भाजपा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता मौजूद रहे।